और कोई दुनिया में देश नहीं है। भारत ही इकलौता देश है जिस आजादी के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इस स्वतंत्र भारत में आज हमारा जन्म हुआ है। हम बहुत धन्य हैं और गौरवान्वित हैं। साथियों, ये जीवन सिर्फ आपका नहीं है, ये जीवन इस देश का भी है। अगर आप इस देश के लिए कुछ करना चाहेंगे तो आपकी उन्नति और तरक्की तो होना तय है। तो आज एक ऐसे कमांडो या स्वतंत्रता सेनानी की मैं कहानी बताने वाला हूं, जिसके बलिदान से, जिसके जुनून से हमारे देश में बहुत बड़ी आंधी आई थी देश को आजाद करने के लिए। तो आप तैयार हो जाइए शानदार कमांडो ट्रेनिंग को लेने के लिए, क्योंकि साथियों हम तो रोज सीखते हैं अपने बिजनेस की टेक्निक, व्यवहार, ट्रैफिक और बहुत सारी चीजें सीखते हैं स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन हम एक हफ्ते में अपने देश के एक न एक योद्धा की कहानी सुनते हैं। और अभी तक मैंने 9 वीर योद्धाओं की कहानी अपने सेशन में बता चुका है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र विजेताओं की। और आज मैं स्वतंत्रता के पहले की एक सेनानी की बात करने वाला हूं। तो आप चैट में लिखेंगे अगर किसी को पता होगा। डू यू नो, क्या कोई जानते हैं उधम सिंह कौन थे? चैट में लिख के बताएंगे अगर आप जानते हैं तो। उधम सिंह कौन थे? हमारे देश की आजादी के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। ही इज अ फ्रीडम फाइटर। एनीवन को जानते हैं उधम सिंह कौन थे? ये सारी कहानियां मैं क्यों लेकर आया हूं? क्रांतिकारी थे वो तो आपको मेरी बातों से समझ में आ गया है तंगधर जी, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने क्या किया है कोई भी थोड़ा बहुत क्लू? और हमारे कई सारे साथी लोग उसको विचार कर रहे हैं। ये कहानियां क्यों लेकर आता हूं? ताकि आपके दिल में हमारे देश के लिए जुनून और जज्बा जगे। देश की सेवा क्या है? हमारे देश में जो लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं या जो तकलीफों में हैं, उनकी जिंदगी को बचाना, उनकी जिंदगी के लिए कुछ सहयोग करना, लोगों की जानें बचाना, यही है देश सेवा। आप लोग को फिर से अवगत करा दूं, और जब भी आप अपने बच्चों को संस्कार दे, शिक्षा दे, तो देशभक्ति की ही बातें बताएं। आप सभी लोग को अवगत करा दूं, लिख भी सकते हैं। हमारा देश अंग्रेजों का 200 साल गुलाम में रहा है, आप लोग सुनते रहे हैं। मुगलों का 750 साल। क्या होता है ना, जब भी देश की आजादी की बात होती है ना, तो लोग सिर्फ अंग्रेजों को ही दोष देते हैं। अंग्रेजों से कहीं ज्यादा अत्याचार मुगलों ने किया था। खुद दिल्ली सल्तनत में 500 साल से मुगल कालीन का साम्राज्य था। आप लोग सुने होंगे हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये सारे पीढ़ी ना। और हमारा देश टोटल 1300 साल गुलाम था, जिसमें यूरोपियन है और अफगानी है, यूनानी है। ऐसे करके बहुत सारे आक्रमणकारी लोग लगातार आक्रमण करते रहे। एकमात्र ऐसा देश भारत जो 13 साल से किसी और देश के पराधीन रहा, क्योंकि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। एक कहानी एक अंग्रेज लिखते हैं कि जब वो एक गांव से गुजर रहे थे, तो उस समय का भारत ऐसा था कि बोरे में भर के बाहर में सोना रखाया रहता था। इतना ज्यादा सोना था, एक झोपड़ी उसमें। तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और एक और वृत्तांत है, हमारे देश का जो आर्थिक विकास का जो प्रतिशत था, जीडीपी जिसको आम भाषा में बोलते हैं, उस समय 32% था, जो आज 6%, 7%, 8% सुनते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तो को अकेले भारत चलाता था। आप लोग एक इतिहास और गलत पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये बिल्कुल गलत है। एक बार इसका पूरा वृत्तांत मैं बताऊंगा डिटेल में। भारत ने ही पूरी दुनिया की खोज की थी, असल में यह था। भारत तो, आप सुने होंगे गीता 5000 साल पहले भगवत गीता हुआ था, और वास्को डी गामा ने कब खोज किया था आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इतिहास है जो बहुत बदल के बताते हैं, भारत को बहुत छोटा और निम्न स्तर बताते हैं, जबकि भारत जैसी संस्कृति और सभ्यता कहीं नहीं थी। आप लोग को बता दूं, गुरुकुल जब प्रथा थी ना,
भारत की शिक्षा प्रतिशत क्या था पता है? भारत में शिक्षित कितने लोग थे? लगभग 98%। आज उतना भारत में लोग शिक्षित नहीं है, याद रखना। इतना हमारा महान भारत था। उसमें एक टारगेट रहता था, गुरुकुल से कोई भी विद्यार्थी अगर निकलेगा तो अपने जीवन काल में कम से कम 10,000 लोग को शिक्षित करेगा, वो भी फ्री में। ऐसे बहुत सारी भारत की कल्चर थी और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत गुलाम रहा 1300 साल में। आखिरी गुलामी हमारी रही अंग्रेजों का, ब्रिटिश शासन का। साथियों, इस आजादी को दिलाने के लिए हमारे भारत में बहुत सारे हमारे वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें से एक थे उधम सिंह। किसी ने कहा, तंगधर जी ने शायद, कि वो भगत सिंह के साथी थे। तंगधर जी भगत सिंह की के साथी नहीं थे। भगत सिंह जब फांसी पे लगे 1931 में, आई थिंक, तो वो बहुत छोटे थे। तो उधम सिंह की हम कहानी सुनते हैं। उधम सिंह के 7 साल की उम्र में उसके माँ का पहले डेथ हुआ, फिर 1 साल बाद उनके पिताजी का। उनके एक और भाई थे, दोनों अनाथ हो गए थे। तो अमृतसर में एक अनाथालय में उन दोनों की परवरिश हुई। और आप सभी जानते हैं, अनाथालय का नियम 18 साल होने के बाद वहां से छुट्टी दी जाती है, ताकि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाइए। भारत की आजादी को लेकर पूरा हिंदुस्तान में प्रयास चल रहा था। उधम सिंह भी, एक गदर पार्टी थी उस समय पंजाब में, एक गदर पार्टी थी, वो गदर पार्टी ज्वाइन किए थे और उस मिशन में वो लगातार लगे रहे। और उनका मिशन ही था भारत देश को आजाद कराना। और वो चाहते थे कि जब तक भारत देश आजाद नहीं होगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसा उनका प्रण था। उसी समय आप लोग को याद होगा, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको आप सभी लोग पढ़े होंगे। उस हत्याकांड के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी का दिन था, जो पंजाब का सबसे खुशनुमा दिन माना जाता था। और जलियांवाला बाग में 20,000 से ज्यादा लोग थे। कई जगह 25,000, कई लोग 30,000 ऐसा लिखा है, मैं 20,000 से ज्यादा लोग लिखा हूँ। और एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट, अगर आप लोग पढ़े होंगे। कोई क्या चैट में लिख के बता सकते हैं रोलेट एक्ट एक्चुअल में था क्या? मैं आगे बताऊंगा, अगर किसी को पता होगा तो लिखिएगा। पता है, मैं जब इतिहास पढ़ता था ना, तो मैं उसको परीक्षा में पास होने के लिए नहीं पढ़ता था कि लिख के आना है, पास होना है। ये सारी चीजें मेरे दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा असर करती थी। और इसीलिए बचपन से ख्याल था 5वीं के क्लास के बाद कि देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा था, परेशानी बहुत ज्यादा था, जिंदगी चलाने के वादे थे, मैं कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन आज कुछ अच्छे मुकाम में हूँ, कुछ लोगों को शिक्षा या कुछ जानकारी देने के लायक हूँ। तो ये मुझे मौका मिला है, मैं बहुत ज्यादा गर्वान्वित हूँ कि आप लोग के बीच में मैं कमांडो ट्रेनिंग को लेकर आता हूँ। आप सभी लोग आ रहे हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद, प्रणाम। तो साथियों, रोलेट एक्ट अगर किसी को पता होगा तो लिख देंगे, और मेरे ख्याल से कोई चैट में लिख नहीं रहे हैं, शायद भूल गए होंगे। मैं उसको बताऊंगा, अगर किसी को याद आएगा तो लिख देना। साथियों, तो वहां पे कुछ कांग्रेसी थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत में एक ही पार्टी थी। भारत को आजाद करने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया गया था। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। और आपको बता दूं, भारत जब आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने बोला कि कांग्रेस को हम भंग करते हैं। लेकिन नेहरू जी को सत्ता चाहिए था। खैर, नेहरू जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो उसमें मैं नहीं आऊंगा। नेहरू जी को सत्ता चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस पार्टी के आधार पे ही मैं यहाँ का चुनाव लड़ूंगा और मैं आगे अपना राजनीति में आऊंगा करके। तो काफी सारे लोग लिख रहे हैं भूल गए हैं करके, चलो ठीक है। तो साथियों, उस समय कांग्रेस के जो नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। तो चलो मैं बता देता हूँ रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। जबकि उससे पहले ब्रिटिश कानून ये था कि आपको पहले पकड़ा जाएगा और आपसे पहले अदालत में लाया जाएगा, पूछा जाएगा, अगर साबित होगा अपराध तब जेल में डालेंगे। लेकिन रोलेट एक्ट आने पे अलग टाइप का नियम हो गया। अगर समझ में आया कि आप कुछ गड़बड़ है या क्रांतिकारी है, देश के लिए कुछ लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, आपको बिना पूछे, बिना अपराध साबित किए आपको जेल में डाल के सजा दिया जा सकता था। इसको काला कानून भी कहते हैं इतिहास की भाषा में। इनके खिलाफ लोग जमा हुए थे और दोनों
इनके कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिए थे। चूंकि बैसाखी का दिन था तो सब लोग मिलके खुशियां भी मनाएंगे और भारत की आजादी के लिए कुछ बेहतर प्लान करेंगे। और इसमें लगभग 20,000 लोग थे, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थे। महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा था क्योंकि लोकल मीटिंग अमृतसर में था। और वहां पे क्या हुआ आप सभी जानते हैं। जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां आ धमका और पूरे बाग को घेर लिया। उसने प्रदर्शनकारियों को ये नहीं बोला कि आप लोग प्रदर्शन मत करो, चले जाओ। ऐसा कोई उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, ना किसी को कुछ कहा। एक काम के 90 सैनिक थे टोटल। एक गेट था, उस एक गेट को बंद कर दिए और 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां धड़ाधड़ चलता रहा बिना सेकंड देरी किए। जब गोलियां खत्म हुआ तभी वो लोग रुके। लोग जान बचाने के लिए इधर भगते उधर भगते, पूरा अफरा तफरी था। वहां एक कुएं था, आप लोग सुने होंगे। उस कुएं में कई लोग कूदे जान बचाने के लिए। सैकड़ों लोग, एक अनुमान के मुताबिक, ब्रिटिश अनुमान ना, उसके आंकड़े के अनुसार 150 लोगों की लाशें निकाली गई। लेकिन उसका ज्यादा कहीं आंकड़ा कहीं और था। ऐसा कहा जाता है लगभग 1000 के आसपास उसमें लाशें थी करके, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट हमेशा आंकड़ा कम देती है। कई लोग दीवार फांद के कूदने की कोशिश किए और आज भी जाएंगे देखने के लिए तो उस पार्क में बंदूक की गोली के गड्ढे के निशान आज भी है। और एक अनुमान के हिसाब से जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस समय था, 1000 से ज्यादा लोग मरे थे। लेकिन ये कहा जाता है लगभग 8000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए थे। और यहीं पे इस बैठक में उधम सिंह भी थे। सौभाग्य से वो बच गए। और जब गोली का राउंड खत्म हुआ तो दौड़ दौड़ के लोगों को पानी पिला रहे थे। और जब और टाइम हुआ तो लाशों को फिर उस गेट से, 3 फीट का गेट था, वहां भी उन्होंने एक टैंकर लगा दिया था, ऐसा इतिहास में है। बाद में उस टैंकर को हटाया गया, फिर वहां से लाशों को कंधे में डाल डाल के ये उधम सिंह लाते गए। और लाने के समय बहुत ज्यादा गुस्साए थे, मन ही मन एक संकल्प कर रहे थे, इस घटना के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है, मेरे जीवन का मिशन है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे देशवासियों कितने सारे लोग उन्होंने मारा है। और इस घटना के 2 जिम्मेदार थे। हालांकि एक व्यक्ति के नाम इतिहास में बहुत कम आपने सुना होगा, कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी जनरल डायर। जनरल डायर था। जनरल डायर कौन था? जिन्होंने गोली चलाने का आदेश वही रह के दिया था। और इसको आदेश किसने दिया था? वहां के तत्कालीन गवर्नर जनरल फ्रांसिस ओडवायर। ये दोनों को मार डालने का मन बनाया, एक जो वहां खड़े थे और एक जो ऑर्डर दिए थे, जो गवर्नर थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं, इनका दोनों का पूरा नाम लिखा हूं। ये वहां से मन बनाए और ये बोले कि अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मेरी जिंदगी का मकसद है इन दोनों की इस दुनिया से अलविदा कहना। ये अपनी जिंदगी का मकसद बना लिए थे और साथियों सिर्फ ये जीने के लिए काम करते थे, लोहार का काम करने लगे ताकि मेरा जीवन चल सके। और पैसा इकट्ठा करने लगे कि इनको मैं कैसे मारूं। और उनको समझ में आया कि फिर इसके बाद ये क्या, लोग, उन लोग हमेशा ब्रिटेन जाते थे, इंग्लैंड जाते थे लोग, तो बोले यहाँ तो मार नहीं सकता, बहुत ज्यादा इनका प्रोटेक्शन है। फिर ये विदेश चले गए और ज्यादा पैसा भी कमाना था। बहुत प्रयास करके 8-10 साल के प्रयास में विदेश गए, इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, बहुत सारे देश गए और वहां पैसे कमाने लगे। पैसा हुआ तो एक बंदूक खरीदी उन्होंने उसको मारने के लिए। और इस बीच क्या हुआ, जो जनरल डायर था, जिन्होंने आदेश दिया था जलियांवाला बाग के पास खड़े होके, उनकी डेथ हो गई लगभग 1919 के आसपास, ऐसी कुछ है सन, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उसकी डेथ हो गई। ये बहुत ज्यादा निराश हुए, जिनको मैंने इस दुनिया से मारने के लिए कसम खाया था, इस दुनिया से चले गए करके। 1929 में है, ठीक, 1900, हाँ 1927 में है, सॉरी 1927 में उसका मौत हो गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उस समय का गवर्नर था वो जिंदा था। अब बोले कि मैं इसको तो मार के रहूंगा। तो एक बार वो सामने आए, ठीक है, माइकल फ्रांसिस ओडवायर उसके सामने आए, तो इन्होंने उसको नहीं मारा। उसका मन था कि मेरे देशवासियों को जैसे इन्होंने पूरे भीड़ में मारा है, मैं भी इसको मारूंगा। फिर एक बार एक सभा थी, एक मीटिंग थी, जहां सम्मान किया जा रहा था इसी ओडवायर को, किस कारण से, कि जलियांवाले बाग में इतने लोग को मारे हैं करके। अब वही सभा में ये गए, भेष बदल के गए और अपने किताब में बंदूक को रखे और किताब को काटे थे ताकि रिवॉल्वर ला सके। और इनके स्टाइल को कई फिल्मों में भी दर्शाया गया है। और जब वो एडवायर को देखे
बंदूक निकाले और 2 गोली सीने में मारे, वहीं वो ढेर हो गए थे। और पता है उधम सिंह वहां से भागे नहीं, और जो उनका चौकीदार था कोई पकड़ने की कोशिश नहीं किया, बोला कि मेरे गिरफ्तार करो, तो भी नहीं पकड़े थे, फिर बंदूक को फेंके, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनको अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया, तो उसे क्वेश्चन किया गया, तुम्हारे पास भगने का मौका था, तुम भगे क्यों नहीं? तो उधम सिंह का एक था वाक्य कि जो वीर होते हैं और भारत के सपूत होते हैं वो पीठ दिखाकर नहीं भगते हैं। पूरा उस सभा में, अंग्रेजों का सभा था, वहां तालियां बजी। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम भगते, तुम भारत देश में जाते और अपने जैसे एक नहीं कई उधम सिंह पैदा कर सकते थे, देश की आजादी के लिए और योगदान दे सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उनका जवाब था कि सर, जब मुझे आप मृत्यु दंड देंगे, फांसी देंगे, क्योंकि फांसी की सजा उन लोग देते थे, उस दिन भारत में एक नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों उधम सिंह पैदा हो जाएंगे। आप चिंता मत करो, मेरा जिंदा रहना जरूरी नहीं है। और इस प्रकार उनका एक जुनून था, वो बदला लिए, शादी नहीं किए, पूरा उनका एक ही मिशन था कि भारत की देश की आजादी के लिए सहयोग करना है और मेरे देशवासियों को जिन्हें निर्ममता से मारा है उनका बदला लेना है। तो साथ ही 1940 को इनको फांसी की सजा दी गई। तो ये छोटी सी कहानी हमें क्या बताती है? ये छोटी सी कहानी ये बताती है, अगर देश सेवा के लिए आपके पास जुनून है, आप किसी हद तक गुजर जाएंगे। और इनके फांसी के बाद पूरा भारत में एक अलग टाइप का आग लगा था ना, इसको कम इतिहास में लिखा जाता, पढ़ा जाता, और 7 साल बाद हमारा देश आजाद हुआ था। 40 में इनको फांसी लगी, हमारा देश 47 में आजाद हुआ था। और मैं कभी कभी क्या देखता हूँ पता है, सेफ शॉप में आप हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप हैं, अपने जीवन को निछावर कर दिए देश के लिए, अपनी खुशियों को निछावर कर दिए देश के लिए, फिर हम देश सेवा करना क्यों नहीं चाहते? मैं नहीं कहता आप व्यक्तिगत सपनों के लिए कुछ कर जाओ, ठीक है, वो भी एक पार्ट हमारे बिजनेस का, हमारी जिंदगी का, लेकिन देश सेवा करना है करके एक जज्बा क्यों नहीं है? क्यों एक जज्बा नहीं है कि मुझे अमीर बनना है, पैसे और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनना है ताकि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊं? आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश में जितने लोग दुर्घटना में मरते हैं ना, उतना लोग बॉर्डर में नहीं मर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के लिए करोड़ों खर्चा किया जा रहा है, अरबों खर्चा किया जा रहा है, सेना में लोग भर्ती हैं, बहुत सारे औजार, हथियार, ड्रेसेस, कैंप्स, घर वर, बहुत सारा, लेकिन जो दुर्घटना से मर रहे हैं उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलता देश की सेवा जाके बॉर्डर में लड़ो, देश के अंदर ही लड़ सकते हो, इसीलिए मैं ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस को लेकर मैं लोगों को सिखा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है जितने लोग मेरे सेशन अटेंड कर रहे हैं, गाड़ी बहुत संभल के चला रहे हैं। फिर से एक बार बता दूं, हर्ष सरकार सर का एक्सीडेंट में ही डेथ हुई, ओवरटेक करते समय। श्याम सुंदर जी का रात में जब कार से आ रहे थे, एक्सीडेंट में डेथ हुई। और ना जाने ऐसे कई सारे हमारे साथी हैं जो एक्सीडेंट की वजह से फील्ड में सही तरीके से काम नहीं कर पाते, लाचार हो जाते हैं। कल ही मैं बात कर रहा था एक जूनियर से जो रात को पत्थर में टकराए, गिर गए, उनका तबियत ही ठीक नहीं हो पा रहा है, अस्वस्थ बहुत ज्यादा, हालांकि वो मेरे जूम में भी कल ज्वाइन किए हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ा विषय है देश की सेवा करने की। जितना बॉर्डर में नहीं मर रहे ना, उतना ज्यादा लोग कैंसर में मर रहे हमारे देश में, उससे कहीं ज्यादा लोग मोटापे का शिकार होके बहुत सारी बीमारियों का घर शरीर बन के मर रहे हैं। आप सेफ शॉप में डायमंड बनिए अगर देश की सेवा करना है, और एक जुनून रखिए कि सिर्फ मुझे अपने लिए पैसा नहीं कमाना है, इस देश इस दुनिया को बहुत कुछ दे के जाना है। और बहुत सारे विषय है, एक विषय ऐसा है जिसको लेकर मैं कल आने वाला हूं, लोक व्यवहार में, और उसके वजह से भी बहुत सारे लोग की डेथ हो रही है। लोक व्यवहार का बहुत शानदार सेशन रहेगा, पूरे फैमिली सहित आइएगा, परिवार को लाइएगा, पड़ोसियों को लाइएगा, जो बिजनेस में नहीं है उनको भी लाइए, लेकिन उनको आप लोग फेसबुक में आने के लिए बोलिएगा। तो साथियों, उधम सिंह से आपको क्या शिक्षा मिली? आप लोग चैट में लिख के बताएंगे। क्या उधम सिंह जैसा आप भी बनना चाहेंगे, जो देश के लिए अपनी जान देता है? लेकिन हमें जान तो नहीं देना है, हमें अपने आप को देश की सेवा के लायक बनाना है। और वो कब होगा? जब रोजी रोटी जिंदगी चलाने के जद्दोजहद से बाहर निकल जाओ। आज के दौर पे देश सेवा बिना पैसे के नहीं कर सकते, आप ये बात याद रखिए।
बिना पैसे की देश सेवा नहीं कर सकते, हम देश सेवा कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसे हैं। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के बारे में लिखा है। थैंक यू गांधी जी। तो साथियों, आज का सेशन में डायमंड कैसे बने, डायमंड बनने का तरीका क्या है। जो भी लोग इस मेरे सेशन में हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ टेक्निक सीख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सेशन में आपको ज्यादा टेक्निक सिखाने के लिए नहीं रखा। और ये सेशन में कई लोग 600 दिए हैं, 700, 800, 900 तक दिए हैं, लेकिन कई लोग 500 दिए हैं। साथियों, ये सेशन आप जो अटेंड कर रहे हैं ना, यकीन मानिए जितना दिए उससे कई गुना ज्यादा कीमत का है। और आप यहाँ डायमंड बनने का गुण ले रहे हैं। एक सच्चा देश सपूत कैसा हो उसका आप गुण ले रहे हैं। पॉइंट लिख लो, आप डायमंड बनने का गुण ले रहे हैं। सच्चा देशभक्त कैसे होना चाहिए ये आप सीख रहे हैं। एक अच्छा इंसान कैसे होना चाहिए ये आप समझ रहे हैं। ये 3 चीज आप मेरे सेशन से ले रहे हैं। डायमंड बनने का गुण, एक अच्छा देशभक्त, देश का सेवक, और एक अच्छा इंसान। चैट में कोई चाहे तो इस पॉइंट को लिख दिया करो ताकि और भी लोगों को लिखने में आसान हो। तो साथियों, आप इस सेशन में बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपको बता दूं, 90 दिन का सेशन आपको अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगा। और ऐसा सेशन ना आपको जिंदगी में मिलेगा दोबारा, न शायद मैं दे पाऊं। तो आप लोग बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। ये 90 दिन अगर आप लोग गौर किए होंगे, 90 दिन में मैं कहाँ हूं, दिन है कि रात है कि ठंड है, मैंने कुछ नहीं देखा। हर रोज सुबह 5 बजे मैं आया। आप सोच सकते हो जुनून क्या होगा, कितने घंटे की मेहनत से एक स्लाइड, एक ट्रेनिंग तैयार करना, किस लिए पता है कि मेरे जैसे कई रमेश पटेल पैदा हो। चैट में लिख के बताएंगे कितने लोग मेरे जैसे सोच और विचार और मेरे जैसे बनना चाहते हैं, चैट में लिख के। तो साथियों, आप इस सेशन में क्या प्राप्त कर रहे हैं पता है? मेरे जैसा सोच। अंकिता जी लिख रही हैं, अभिषेक जी लिख रहे हैं, अर्चना जी लिख, श्वेता जी, नीरज जी, सूर्यकांति चौहान, अंकिता जी, काफी सारे लोग, लिप्टन जी, बेला जी, सूर्या, अनिल, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, महेश्वर जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो साथियों, ये कैसे बना मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप लोग इस पूरे सेशन में पता है गौर नहीं कर रहे हो। आप लोग एक बात गौर करिए, आप मेरी सोच और मेरा अनुभव ले रहे हो। आप, मैं कहीं ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, रायपुर गया, अंबिकापुर, बहुत अलग अलग जगह गया, बिहार गया, कहीं भी ट्रेनिंग लेने जाता हूँ ना, कलावती लिख रही है, डब्ल्यू विष्णु जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं कहीं ट्रेनिंग लेने जाता हूँ ना, आप अक्सर देखना लगभग 1.5-2 घंटे की ट्रेनिंग होती है और आधा घंटा सिर्फ मैं अपना विचार रखता हूँ किसी भी ट्रेनिंग में। इसलिए शायद लोगों को मेरी ट्रेनिंग थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं संपूर्ण अपना विचार और जीवन जीने की कला और अपना अनुभव नहीं रख पाता था। एक प्लेटफॉर्म मिला जूम, एक प्लेटफॉर्म मिला एक ट्रेनिंग दू करके, और यहाँ मैं अपना अनुभव रख रहा हूँ। ये मेरी सबसे अच्छी बात है। मेरी लाइफ की, मेरे परिवार की, मेरी सक्सेस की बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं कभी नहीं रखा हूं, वो बातें तक मैं रखता हूं, और खासकर आर्ट ऑफ बिहेवियर, लोक व्यवहार में। पता है, अगर हम सिर्फ टेक्निक सीखते हैं, सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ज्यादा कुछ टच नहीं करता, लेकिन रियल लाइफ के बारे में बात करते हैं, हम जिंदगी के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा और अनुभव मिलता है कि हमको भी ये काम करना है। और सर की जो जिंदगी में हुआ है, सर ने जो किया है, हमारी भी जिंदगी में हो रहा है, हमें भी वही करना है। तो आप पता है, मेरी सोच और मेरा अनुभव, मैं ऐसा मानता हूं किसी एक ट्रेनिंग में नहीं दे सकता था। यही प्लेटफॉर्म है जो मैं दे रहा हूं। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, जिंदगी तो बहुत सारे लोग जीते हैं, लेकिन मैं जिंदगी को उदाहरण बनकर जीना चाहता हूँ। ऐसी जिंदगी जिसको लोग बोले कि अगर बनना है किसके जैसे बनना है, काम करना है किसके जैसे करना है। क्योंकि मेरा हमेशा से लाइन है, कई बार सुना चुका हूँ, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जिए। मुझे दिए जलाने के लिए, कुछ करो ऐ जमाने के लिए, जिंदगी नहीं है यूं ही बिताने के लिए। तो ये जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरी जिंदगी कई करोड़ों की देन है। और मेरा मिशन है, कम से कम जीते जी 10 करोड़ को लोगों को अपने अनुभव से अवगत करा के ही जाना है। उससे पहले तो जाना ही नहीं है।
मरने से नहीं, प्रयास न करने से मुझे डर लगता है। मैं सही बता रहा हूँ, कभी भी मरने से डर नहीं लगता, चाहे कहीं भी हो। हालांकि मेरा एक प्रण है, एक संकल्प है, एक दिमाग में बात है कि 100 साल तक जीना है। लेकिन मौत को तो मैं नहीं जानता, न मौत में मैं विजय पाया हूँ। एक बार की कहानी आप लोगों को पता होगा। एक बार किसी व्यक्ति ने राजा युधिष्ठिर से बोला कि महाराज मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी तो मैं व्यस्त हूँ, कल आना करके। ये बात भीम ने सुना और भीम ने नगाड़ा लेके पूरा राज्य में ढोलक बजाना चालू किया, नगाड़ा कि बधाई हो, हमारे जो बड़े भैया है महाराज है युधिष्ठिर, वो मृत्यु पर विजय पाली है। ये बात पता चली, युधिष्ठिर को बुलाया, भैया तू ऐसा क्यों कह रहा है भाई? बोले आप ही ने तो कहा है एक आदमी को कि कल आना करके, मतलब कल आप जिंदा रहोगे, आप जानते हो। तब युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि युधिष्ठिर को हमारे महाभारत में सत्य का प्रतीक माना गया है। तो साथियों मैं कल क्या होगा नहीं जानता, लेकिन एक दिमाग में एक मेरा बात जो है कि 100 साल जीना है, देश के लिए बहुत कुछ करना है। मेरी जिंदगी का हमेशा एक वसूल रहा है, पता नहीं आप लोग की जिंदगी का क्या वसूल रहा है, कि जो बिजनेस में नहीं वो मेरी जिंदगी में नहीं, मेरे दिलो दिमाग में नहीं। अगर बिजनेस में हो तो आपका बनेगा, और जो बिजनेस में नहीं है ना, मैं रमेश पटेल में बता दूं, उन लोग से ज्यादा मुलाकात नहीं करता, ज्यादा क्या मुलाकात ही नहीं करता, मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ। मैं बुक्स पढ़ूंगा, वीडियो देखूंगा, टीम से बात करूंगा, अलग अलग सिटी में जाऊंगा, मौका मिले थोड़ा आराम कर लूंगा, मौका मिले पिक्चर देख लूंगा, वो भी थिएटर में, वो भी अच्छी पिक्चर है, मौका मिले गाना सुन लूंगा। लेकिन मैं अपना वक्त को बर्बाद नहीं करता। मैं रिश्तेदारी में, क्योंकि रिश्तेदारी के लिए मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन देश के लिए, मेरा जीवन कई लोग की अमानत है। मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ विकास करना है, तो मेरी जिंदगी का वसूल है। एक थोड़ी सी बात है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। इन 11 साल में आप ये बात को बड़ा गौर से समझिएगा, अगर जिंदगी में कुछ ले सकते हैं। इन 11 साल में कई सैकड़ों लोग, शायद हजारों लोग मुझसे मिले हैं, जो ये मुझे बात की है कि सर आपकी स्टोरी सुनकर मैं डीडी दिया हूं, आपका सीडी देखकर, आपका वीडियो देखकर मैं डीडी दिया हूं। 1000 लोग से ज्यादा लोग मुझे मिले हैं, कई मेगा शो में, कई ट्रेनिंग में, और कई रास्ते में, कई ट्रेन में, कई बस में, कई मॉल में, कई ऐसे लोग मिले। और वो लोग मेरे को बोले कि सर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूं, मुझे आपके जैसे बनना है। अच्छा, जो यहाँ पे 80 लोग हैं, वो लोग लिख के बताएंगे कि आप में से कितने लोग हैं जो मेरी सीडी को देखकर या मेरी स्टोरी को सुनकर आपने डीडी दिया है। मेरे को 1000 से ज्यादा लोग मिले ना, सर आपका डीवीडी दिखाया गया, आपका डीवीडी दिखाया, आपकी स्टोरी बताया गया, हमारे आंखों में आंसू थे, हम रो पड़े, और हमने सर ज्वाइन किया था। और कई लोग ऐसे हैं जो अभी पर्ल है, टोपाज है, एमराल्ड तक है, कई ऐसे लोग बिजनेस में है ना। तो कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे डीवीडी को या मेरी स्टोरी को सुने हैं, वीडियो में देखे हैं, तब डीडी दिए। तो चैट में लिखेंगे आप लोग, गीता सिजार जी, अनक जी, काफी सारे लोग लिख रहे हैं, श्वेता जी। फॉलोअप में आप लोग को डीवीडी दिखाया होगा या स्टोरी बताया होगा, सुरेंद्र लहरे जी, ऐसे काफी सारे लोग लिख रहे हैं। तो और कई लोग क्या बोलते हैं, सर पता है आपके जैसे बनना है। और मैं खुश भी होता हूँ, चलो भाई लोग इतना मानते हैं, मेरे जैसे बनना है। लेकिन मैंने किया है, ये सिर्फ मैंने नहीं, सब डायमंड ने वही काम किया जो मैंने किया, बस मेरा पैटर्न अलग है, थोड़ा मेरा कंडीशन अलग था, मेरा पारिवारिक माहौल अलग था, लेकिन सभी डायमंड ने लगभग वही किया है जो मैंने किया है। हेमंत जी लिख रहे हैं, अंकिता जी लिख रही हैं, काफी सारे लोग लिख रहे हैं इस पैनल में जो है कि मेरा डीवीडी के साथ ज्वाइन किए हैं। तो मुझे खुशी होती कि चलो ये मेरे जैसे बनना चाहता है। लेकिन लोग मेरी सफलता को देखते हैं, सफलता के पीछे के संघर्ष को नहीं देखते। ये लाइन लिखना, लोग सफलता को देखते हैं, सफलता के पीछे का संघर्ष को नहीं देखते। ये लाइन लिख लो आप लोग, कई ट्रेनिंग, कई मीटिंग में आपका काम आएगा। तो लोग मेरी सफलता को देखते थे, उस सफलता के पीछे को, संघर्ष को नहीं देखते थे कि मैंने किया क्या है। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि लोग फोटो खिंचवाते थे, पुस्तक में ऑटोग्राफ लेते थे। देव प्रकाश शर्मा जी, 100 से ज्यादा ऊपर आपके वीडियो दिखा दिखा के निकालो, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा है, थैंक यू देव प्रकाश शर्मा सर, डायमंड हमारे लीडर है। तो सफलता के पीछे के संघर्ष को अगर वो पकड़ ले कोई भी इंसान, वो डायमंड बनेगा ही। और एक लाइन लिखा हो, डायमंड बनना आसान है। तो कल ही एक एसोसिएट से बात हो रहा था, वो क्या बोले,
कि सर इस बिजनेस में हम समझ गए हैं डायमंड बनना बहुत मुश्किल है, और आपने कितना मुश्किल से इस पायदान पे आए हैं, आज आप ट्रिपल डायमंड है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, समझाया नहीं, बस मन ही मन कह रहा था भाई डायमंड बनना आसान है, मुश्किल है अपने अंदर बदलाव करना, मुश्किल है नई चीजों को सीखना, ये मुश्किल है। ये 2 लाइन लिख लेना, अपने अंदर बदलाव करना, लिखिए आप लोग, अपने अंदर बदलाव करना और चीजों को सीखना, यही मुश्किल है। बाकी डायमंड बनना कोई मुश्किल नहीं। अगर मुश्किल होता तो मैं और छत्तीसगढ़ में 50 से डायमंड कैसे होते। बिलासपुर को आज डायमंड सिटी कहा जाता है, आज 12 डायमंड क्यों होते। साथियों, डायमंड बनना कोई मुश्किल का काम नहीं है। यहां तक बोलूं, पैसे कमाना भी सेफ साफ में कोई मुश्किल नहीं है। तो आप लिखिए, अपने अंदर बदलाव करना, नई चीजों को सीखना, और तीसरा पॉइंट, कोई काम को लगातार करना। आप नोट करिए ना, क्योंकि मैं एक सक्सेस का फार्मूला बता रहा हूं। आप मेरी जिंदगी से प्रेरणा मत लीजिए, आप मेरे काम से और पर्दे के पीछे जो संघर्ष है उससे प्रेरित हुई आप। मेरे लाइफ स्टाइल से प्रेरणा मत लीजिए कि मैं खुश होकर स्टेज में डांस करता हूं, मैं अच्छा ट्रेनिंग देता हूं, मैं कपड़े अच्छे पहनता हूं, फिट रहता हूं, अच्छे नेचर, अच्छे व्यवहार को, ये सब मत देखिए। आप ये देखिए कि मैं करता क्या क्या हूं, उसको कॉपी कीजिए। मेरे बाहरी ऑनर को कॉपी मत कीजिए आप। तो बहुत सारे लोग आते हैं, प्रेरित होते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी एक दिल की बात बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है जब मैं उनको बिजनेस से बाहर होते देखता हूं। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा तकलीफ होता है कि जब उनको कुछ सालों के बाद सिस्टम में नहीं पाता, बिजनेस में नहीं पाता, चाहे किसी भी टीम का रहे, और बहुत बड़े सपने लेकर आया था, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, खुश था जब वो मेरे से मिला, जब वो डीडी दिया। ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि लोग सिर्फ बाहर की चीजों को देखते हैं, अंदर की चीजों को कॉपी नहीं करते। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने कुछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। मैंने इस बिजनेस में आया ना, अपने इस बिजनेस को ना सीनियर पे, ना जूनियर पे, ना सिस्टम पे नहीं टाला, ना तकदीर पे टाला। मुझे एक बात 3 महीने बाद समझ में आ गई थी, क्योंकि 3 महीना 22 लोग को प्लान दिखाया, 7 फॉर्म भरा था, 0 डीडी था। 3 महीने बाद ज्वाइनिंग किए, समझ में आ गया था इस बिजनेस को अगर जीत सकता हूं तो मैं अपने दम पे जीत सकता हूं। अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ूंगा तो रमेश पटेल कोई और तुम्हारा मदद आगे बढ़ने के लिए नहीं करेगा, सबसे ज्यादा मदद तुम अपने आप को करो। और ये बिजनेस ना सीनियर का है ना जूनियर का है, ये बिजनेस सिर्फ तुम्हारा है। और इसीलिए मेरे सीनियर मेरे साथ एक फॉलोअप में गए। मैंने उनसे पूछा, सर इतना अच्छा फॉलोअप लेते हो, आप बहुत अच्छा फॉलोअप लेते हो, पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि सीनियर लोग पहले बार मिले थे। बहुत डीडी निकाले होंगे सर। तो बोले मेरा पहला फॉलोअप था। मैं कहा कि पहला फॉलोअप इतना जबरदस्त? हाँ बिल्कुल। कैसे किए सर? बोले आप भी कर सकते हो। मतलब क्या पढ़े हो आप, क्या खाए हो, कैसे बात मतलब सीखे हो? बोले लिटरेचर से। लिटरेचर? और उससे पहले मैं पढ़ता नहीं था। सिस्टम फॉर सक्सेस हमारे बिजनेस का टूल्स, एक रात में बिना सोए पूरा पढ़ के कई चीजें याद कर डाला। और अगले दिन से बोला सर आपको जाने की जरूरत नहीं, जैसा आप बात किए, जैसा लिखा है अब मैं संभाल लूंगा। लेकिन आज भी लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस को अपना नहीं मानते। सीनियर ने ये कर दिया, वो कर दिया, जब देखो तब। कई लोग की आदत है, जब देखो तब सीनियर पे ही आरोप लगाते हैं। और ये लोग स्टाम्प पेपर में लिख के देता हूं डायमंड नहीं बनोगे आप, सीनियर मेरे साथ ऐसे करते हैं, सीनियर मेरे साथ वो कर दिया। अगर आपके अंदर जिगर है, गुर्दा है ना, आप अच्छा सीनियर बन के दिखाओ, ताकि लोग आपको बोले ये मेरे हैं अपलाइन। आपको अच्छा नहीं मिला, जैसे आपको जो परवरिश नहीं मिली, आपको जैसे संस्कार नहीं मिला, आपको माहौल नहीं मिला, माँ बाप नहीं मिला, तो क्या अपने बच्चों को भी वैसे बनाना चाहोगे? आपको भी उनको संस्कार ना मिले, उसको अच्छा माँ बाप ना मिले, आप क्या चाहते हो? मैं जो जिंदगी नहीं जी पाया मेरे बच्चे जिए, यही लाइन है। तो इस बिजनेस में आके उस फिलोसफी की उस लाइन को सत्य क्यों नहीं करते हो? दुनिया में हर आदमी अपनी सफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार है, और ये बात मुझे समझ में आ गई थी।
इसीलिए बिना देरी किए मैं चीजों को सीखना चालू किया और उन चीजों को करना चालू किया। अब सक्सेस हैबिट क्या है? सक्सेस हैबिट सबसे पहले यही है कि आप पेन और डायरी निकालिए और अपनी 5 गलत आदत लिख डालिए। ये कई बार बोल चुका हूं, फिर से बोलूंगा, आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पेन और डायरी निकालिए और 5 गलत आदत को लिख डालिए, जो भी आपको समझ में आता है, जो आपकी उन्नति और आपकी तरक्की के लिए रुकावट है। और दुनिया में हर आदमी अपनी उन्नति तरक्की की रुकावट होता है, कोई और नहीं होता है। तो सबसे पहला। दूसरा चीज, मैं जब अगले दिन उठूंगा तो कल से बेहतर होऊंगा, ये अपने आप से वादा करिए। मेरे अंदर क्या क्वालिटी है पता है? अगर एक बात जानोगे, कल से ज्यादा मैं आज बेहतर हो जाऊंगा। कल जो चीज नहीं जानता था आज उसको सीख जाऊंगा। ये मेरे अंदर एक पैशन, एक जुनून है। तीसरा क्या है? मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरता। अगर आज मुझे टीम वाले बोले जूनियर सर यहाँ टाइम दीजिए, सर यहाँ जाना है, कई टीम वाले नहीं बोलते तो मैं खुद उनको फोन करके बोलता हूँ क्या प्लानिंग है, कैसे जाना है। तो हमेशा मेहनत करने के लिए, सहयोग करने के लिए कभी मत डरिए। मैं अपना चैन, अपना सुकून, अपना त्योहार, अपना परिवार सब छोड़ के लोगों की मदद करने जाता हूं। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। तो साथियों, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि आप पर्दे के पीछे क्या मैं करता हूं उसको देखिए और आपको अपने डायमंड से भी मिलिए। आप अपने डायमंड सीनियर को कॉपी कीजिए, वो क्या करते हैं पर्दे के पीछे उसको देखिए और उसके जैसे बनने के लिए अपने आप को लगा दीजिए। अगर आपको लोगों को चुनना है, दोस्त परिवार कोई भी चुनना है, अच्छे लोगों का साथ चुनो। उन लोगों का साथ छोड़ दो जो निगेटिव बात करते हैं। मैं कंप्लीट छोड़ दिया था। अगर आप लोग को मेरी डिक्शनरी में पता होगा तो अभी हाल में बाहर के मेरे एक भी दोस्त नहीं है ना। आपने सुना होगा मैं उससे मिलता हूँ, इससे मिलता हूँ, इससे बात करता हूँ। नॉट अ सिंगल फ्रेंड। मेरे फ्रेंड है मेरे बिजनेस के, मेरे फ्रेंड है दिव्य प्रकाश शर्मा, मेरे फ्रेंड है गंगाधर पटेल, फ्रेंड है महेश्वर साहू, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो साथियों, मेरे दोस्त यहीं के हैं। श्वेता वर्मा मैडम फ्रेंड बोल सकता हूँ क्योंकि वो लड़की वाली है, लेकिन मेरे को जो भी डिस्कशन करना है इन फ्रेंड से डिस्कशन करना है। तो मैं अपनी जिंदगी को बाहर नहीं रखता क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। किताब बड़े सोच समझ के चुनिए। मैं किताब वो चुनता हूँ मेरे जो अंदर प्रेरणा और आग भरे। मेरे घर में आएंगे तो हर जगह आपको किताब कहीं कहीं रखा हुआ मिलेगा ही। रास्ता, जैसे हम रास्ता चुनते हैं, गलत रास्ता चुनते हैं, गलत जगह पहुंच जाते हैं। और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। जब भी लोग ना सर मेरे साथ वैसा क्यों करते हैं, एक बात आती है कई लोग दिमाग में, तो मैं सोचता हूँ आप गलत कमांड दे रहे हैं। सर मेरे सीनियर में मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, उनका समझ नहीं आता, मतलब आप गलत रास्ता और गलत चीज सोच रहे हैं। ये सोच आपको बहुत ज्यादा बिजनेस से रोकती है। हमेशा सोचिए वो नहीं कर पाया मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, मेरे सीनियर अच्छे नहीं है मैं टीम का सीनियर अच्छा बन के दिखाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको फोकस करते हैं। ये 4 चीज है, दोस्त, किताब, रास्ता, सोच समझ के चुने। अगर गलत चीज चुनते हैं तो ये आपको गुमराह कर देंगे और आपका जीवन को तबाह कर देंगे। और ये मैं चारों चीज बड़ा सोच समझ के चुनता हूँ। दोस्त मेरे बाहर में कोई है नहीं, किताब बहुत पढ़ता हूँ, रास्ता गूगल मैप के द्वारा जाता हूँ और वो रास्ता चुनता हूँ जो सक्सेस का हो। मैं पता है अनाप शनाप वीडियो देखने से बचता हूँ। मैं अपना टाइम को ना किसी आलतू फालतू जगह बर्बाद करने से बचता हूँ और हमेशा पॉजिटिव। मेरे दिमाग में कभी निगेटिव आता ही नहीं है। सोच लो, मैं अपने दिमाग को अपने मेमोरी के एकदम फिट करके रखा हूं कि तुम्हें निगेटिव सोचना ही नहीं है। तो साथियों, ये पर्दे के पीछे की कहानी है। 4 चीजें आप भी ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी। तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। तकलीफ जितना रहे, जो रहे, बस आप ये सोचो कि भाई मुझे मुस्कुराना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। इसीलिए मेरी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल और तकलीफ रहे और आपके पूरे डायमंड के लाइफ में रहा। लेकिन जब वो आपसे मिलते हैं, जब स्टेज में आते हैं, जब आपके बीच में आते हैं, कभी उनको तकलीफों में नहीं देखेंगे। मेरे लाइफ में, मेरे जीवन का आज तक तकलीफ और बुराई या कमी या आंसू वाला चीज मैं बताया हूं तब लोगों को और पब्लिक और मेरे सीनियर को पता चला है। कई लोग अपना पूरा दुखड़ा कि घर बन रहा है तो शादी हो गया है, ये वो इस कारण से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा दुखड़ा अपने टीम के साथ पूरा बता देते हैं। जबकि मेरे यहाँ जो भी काम चल रहा है, अगर आपने टाइम मांगा है, मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरा वो काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं बोलो कब आना है,
सर्विस संडे को चलो चलते। मैं नहीं बोलता मेरा घर बन रहा है, ये नहीं बोलता मेरा परिवार बच्चे बीमार है, कभी नहीं जिंदगी में। आज तक मेरे पर्सनल लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, जब तक मैं स्टेज में नहीं बताया हूं, मेरे सीनियर को नहीं पता। ड्रीम्स अनलिमिटेड में जब मैं स्टोरी अपनी बताया ना, तो मेरे सीनियर को नहीं पता था कि बच्ची को बंद करके मैं फॉलोअप में जाता हूं। ना कभी जूनियर से चर्चा किया था, उसी दिन मेरे सीनियर को ही पता चला, चाहे कभी पूछ सकते हैं। तो साथियों, मैं हमेशा तकलीफ जितना रहे, लेकिन पब्लिक स्टेज और लोगों के बीच में आके हमेशा मुस्कुराता हूं, क्योंकि दुनिया को मेरी तकलीफ से मतलब नहीं है। और हर व्यक्ति याद रखें, आपकी तकलीफ आपको कमजोर कर देगी अगर लोगों से शेयर करोगे। सक्सेस होके बताओ तो कई लोग प्रेरणा लेंगे। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और आप जुगनू हो, आपके अंदर अपार ताकत, अपार क्षमता, अपार सामर्थ्य है, और आप वो कर सकते हो जो आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। और अगर आप सच के रास्ते में हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान जो मानते हो, वो निश्चित तौर पे आपकी मदद करेगा। मैंने भगवान कृष्ण का फोटो डाला, जैसे उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया, आपके अंदर ही कृष्ण भगवान है, बाहर कृष्ण भगवान नहीं है। अगर नेक नियत से अपने कमियों को दूर करोगे, नई चीज को सीखोगे, फील्ड में मेहनत करोगे, लोगों के भले के लिए काम करोगे, देश की सेवा के लिए काम करोगे, वो ईश्वर, वो खुदा, वो अल्लाह, वो कृष्ण भगवान आपके अंदर है, वो आपको रास्ता दिखाएगा, आपकी मदद करेगा, आपके अंदर जबरदस्त ताकत भर देगा। ये चीज मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मुझे लगता है मेरे अंदर कोई अदृश्य ताकत है जो मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं करता, मैं कई लोगों को आगे बढ़ाने की बात करता हूं। और ये जो है सफलता की ओर बढ़ने के लिए 21-90 दिन का नियम, इसीलिए आप लोग ध्यान दियोगे, मेरा सेशन जनवरी से चालू है, 90 डे का है, हालांकि कई लोग अभी शामिल हो रहे हैं। 90 दिन में आपका पूरा आचार विचार और आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो जाता है, कोई चीज आप करते हो तो। और 21 दिन करते रहोगे तो कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन 21 दिन बाद आपकी आदत बन जाएगी। तो आज जो आए हैं, ज्वाइन किए हैं, जो अभी अभी किए हैं ना, 21 दिन लगातार सुबह 5 बजे उठिए। 22वें दिन बिना अलार्म, बिना उठाए आप उठ जाएंगे। 90 दिन तक लगातार उठते रहिए, फिर आपकी पूरी जिंदगी भर आप सुबह 5 बजे उठने के आदी हो जाएंगे। आप अगर पुस्तक पढ़े, लगातार 21 दिन तक पुस्तक पढ़िए, 22वें दिन आपका पुस्तक नहीं पढ़ोगे ना तो मन छटपटाएगा, और 90 दिन तक पढ़ोगे, पूरी जिंदगी भर आप पुस्तक पढ़ने के आदी हो जाओगे। अगर कोई नई चीज अगर अपने अंदर आदत डाल दिए, रोज नया एक चीज सीखूंगा, भले एक लाइन का रहे, 21 दिन तक सीखोगे। 22वें दिन अगर कुछ नहीं सीखोगे ना, तो खाना खाने में भी आपको आनंद नहीं आएगा। और 90 दिन तक कुछ नया सीखते रहोगे, तो आपकी जिंदगी भर कुछ ना कुछ आप जिंदगी भर सीखते चले जाओगे। तो जिंदगी में सक्सेस होना है, 21 और 90 डेज के नियम को हमेशा याद रखिएगा, और इसका मैं फॉलो बहुत ज्यादा करता हूँ। तो साथियों, छोटा छोटा टिप है, छोटा छोटा बातें हैं, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। अब मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और एक चीज याद रखना, विदाउट ऑफ एक्शन, जो आप सीख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, अगर उसको काम में बदलोगे नहीं, फील्ड में जाके नहीं बदलोगे, तो मेरा ज्ञान आपके लिए जीरो है। क्योंकि एक लाइन कहा गया है, विदाउट एक्शन नॉलेज इज जीरो। तो जो भी आप सीख रहे हैं, जीरो ना होने दीजिए, फील्ड में जाइए, लोगों को बताइए आप। और ये स्लाइड आपने देखा होगा, फिर से बता दूं, आज मैं लगभग 2:30 बजे उठा, 2:30 बजे स्टडी कर रहा था। कोई चैट में लिख के बताएंगे पहला पोस्ट किया भगवत गीता को कितने बजे पोस्ट किया हूं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो। सपनों की उड़ान धरती से ही भरनी होगी, ये मेहनत आज नहीं तो कल करनी होगी। होगी होगी रातों को सवेरा, और सवेरे को रात बनाना होगा। जहां पहुंचने की सोच रहे हो, उसका रास्ता खुद ही बनाना होगा। कोई और रास्ता नहीं बनाएगा, उसका रास्ता आप ही बनाओगे। तो मैं रात को 2:30 बजे उठा, और 2:30 बजे उठ के मैं स्टडी कर रहा था। और आप 2:30 बजे उठते हैं ना, करवट बदलते, सोचते, मोबाइल देखते बिता देते। यही अंतर है आप में और मुझ में। आपको रात को नींद नहीं आता तो मोबाइल देखते हैं। महेश्वर जी लिख रहे हैं 3:11। हाँ, 3:11 में पोस्ट किया, और मैं एक बार उठ गया तो मैं सोता नहीं, मेरी आदत है।
तो ये जुनून कहां से लाओगे? और यही जुनून को कॉपी करो कि मैंने क्या किया है। और मैं फिर से यकीन दिलाता हूं, 1 साल बाद मुझे कहीं और देखोगे आप। वो कोई आश्चर्य नहीं कि जो आज मैं बात कर रहा हूं, आप 80-81 लोग के बीच में एक दिन मैं इंडिया स्तर पे बात करूं यही ट्रेनिंग को लेकर। तो साथियों, कॉपी करो तो पर्दे के पीछे की चीज को कॉपी करो। कॉपी करो तो एक इंसान ने क्या किया उसको लेकर कॉपी करो। और अगर आपको देखना है, अगर आपको और सीखना है, तो मेरे चैनल में वीडियो बहुत सारे हैं एजुकेशन को लेकर, कई जूम वाले, उसको आप देखिएगा लगातार। साथियों, आज का सेशन मेरे लिए आप लोग के लिए इतना ही है। इस सेशन में कितने लोग को क्या समझ में आया, अगर कुछ लोग चाहे अपना अनुभव रख सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, उनकी स्पॉटलाइट में लाऊंगा। क्योंकि आज के सेशन में आपको मैं टेक्निकल ज्ञान नहीं दिया हूँ, टेक्निकल ज्ञान मैं बहुत दिया हूँ, कल भी दिया था। तो मैं आज आप लोग को थोड़ा सा महसूस कराना चाहता था कि साथियों, सक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना है। तो कोई है जो अपनी बात रखना चाहेगा? कोई है जो अपना अनुभव रखना चाहेगा? हाथ ऊपर कर सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। देव प्रकाश शर्मा जी लिख रहे हैं, अंकिता जी। मैं देव प्रकाश शर्मा सर आपको लाइन में लाता हूं, आप रेडी रहिएगा। अपने तरफ से अनम्यूट करिए। हो गया मेरे तरफ से, ओके। चलो स्टार्ट वीडियो करेंगे सर। आपका वीडियो स्टार्ट नहीं है। और जो रखना चाहते हैं चैट में लिख सकते हैं प्लीज। हाँ, आप फिर से अनम्यूट करिए एक बार। सर गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, सुप्रभात, वेरी ग्रेट मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने डायमंड बनने के वो सारे गुण सिखाए और साथ साथ सच्चे देश के सेवा करने के लिए हमें क्या नैतिक कर्तव्य करने चाहिए, सारा कुछ चीज आपने बताया सर। सर मैं अंततोगत्वा सब लोगों ने निश्चित तौर पे बहुत ही मनोयोग पूर्वक सारी बातें सुनी होंगी, सारे एक्सपीरियंस उन्होंने लिया होगा सभी लोगों ने। और एक मतलब बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात को रखूंगा सर। मैं चाहते तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही युद्ध लड़ सकते थे, और शायद यदि वो स्वयं युद्ध लड़ते तो ये श्लोक बिल्कुल भी नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक की यह, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूत्वा ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ये श्लोक कभी भी नहीं आता कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण वहां पर अर्जुन। कहने का तात्पर्य है सर कि यदि सच्चे योद्धा बनना चाहते हैं, विजय हासिल करना चाहते हैं, तो उनको कहीं न कहीं एक ऐसे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, ऐसे श्री कृष्ण के स्वरूप में ऐसे मेंटर उनको जरूर मिलते हैं। लेकिन इस जीवन युद्ध में लड़ना तो स्वयं को है। और यदि युद्ध में लड़ लिए, युद्ध मतलब बेरोजगारी रूपी इस विभीषिका, जैसे विभीषिका से यदि लड़ लिए तो निश्चित तौर पे उनकी विजय निश्चित होगी। और न केवल विजय होगी, ठीक वैसे ही सर जिस तरह से आप मुझे हर सेशन में मुझे अपने दोस्त की तरह मानते हैं, मुझे एक सच्चे विजेता की तरह मानते हैं सर, निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में जो भी इस युद्ध में लड़ेंगे, डायमंड बन करके दिखाएंगे, निश्चित तौर पे उनका भी नाम इस तरह से शुमार होगा। सर मैं बस इतनी ही अपनी बात रखूंगा। मैं मेरे प्रिय साथियों, सर जो बात बताए, एक एक चीजों को मैंने फॉलो किया, मैं डायमंड बना हूँ। आप फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पे आप भी डायमंड बनेंगे। आप भी भारत के एक सच्चे एक वीर सपूत कहलाएंगे, सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे डायमंड बनाने के लिए आपका यही मार्गदर्शन मुझे मिला करता था। मैंने बिना अपना दिमाग लगाए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कृष्ण की तरह मुझे मार्गदर्शन देने वाले मेरे श्री रमेश पटेल सर, आपको तहे दिल से, हार्दिक डायरेक्ट दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। धन्यवाद शर्मा सर, आपका बहुत ही कीमती अनुभव रहा। आपने सही कहा कि हमें इस युद्ध को खुद ही लड़ना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू सर। अर्चना सिंह जी अपना वीडियो चालू करेंगे और आपको अपने तरफ से अनम्यूट कर दिया हूँ, प्लीज वेलकम। एक बार चेक कर लेंगे, मेरे तरफ से अनम्यूट है।
ठीक, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को आज का सुप्रभात। और सर आज का जो ट्रेनिंग था कमांडो ट्रेनिंग, वाक़ई में सर आज का ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जोश भर दिया है हमारे अंदर। और सर आपने जो कहा कि हम किसी व्यक्ति के सक्सेस को देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना सफल हो गया है। लेकिन सर आपकी जो स्टोरी है, मैंने आपका ड्रीम्स अनलिमिटेड कई बार देखा है। उसमें सर आपने एक बात You कही have कि a car. कोई व्यक्ति किसी कंडीशन में अगर टूट जाता है सर, बहुत तोड़ देता है सर। वो बात वाक़ई में सर पूरा ऊर्जा भर देता है। एक ही स्थिति में कोई व्यक्ति टूट जाता है तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है सर, बिल्कुल सर। और आपने जो कहा है सर, उस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हम आपने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को हम देख रहे हैं सर, वाक़ई में मैं आज भी देखती हूँ, आप जितना भी ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, आप हमेशा फील्ड में रहते हैं, आप कभी बहाना नहीं बनाते। आप सक्सेस होने के बाद भी उस दिन आप ट्रैफिक रूल्स को पेट्रोल पंप में उतनी ठंड में खड़े होके ले रहे थे, तो वो चीज़ें सर वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और बिल्कुल सर, आज से ही मैं 5 नियम लिखूँगी कि किन-किन चीज़ों की वज़ह से मैं सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ। और मैंने भी सर अपना घर-वर छोड़ दिया है कि मैं फील्ड में निकल गई हूँ कि मुझे करना ही है करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और एक बात अच्छा लगा कि आपने बोला कि मुझे 5 चीज़ लिखना है जो मुझे मेरी तरक्की से रोक रहा है। जी ऑल द सर, बेस्ट मेरे तरफ से। थैंक यू सर। महेश्वर साहू जी, आप अपनी बात रखें, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग सर जी। और जितने भी साथी आज जूम पैनल पे हैं, सभी साथी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद धन्यवाद भी बोलूँगा तो ये धन्यवाद शायद कम पड़ेगा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं सर आज जो कमांडो ट्रेनिंग में आज हमको मिला है सर, वो शायद हमारे लिए इतना बड़ा सीख है सर। और जैसे सर आज के डेट में आपने एक स्टोरी हमें सुनाया, तो स्टोरी में जैसे उधम सिंह सर जी के बारे में बताया, तो शायद तो हम कहीं ना कहीं सर उसको हम इतिहास में पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको भूल गए थे सर। और आज जब आज के आपके माध्यम से सर हमने उन चीज़ों को सुना, उधम सिंह सर के बारे में सुना, तो शायद मेरे को तो पता नहीं कि उधम सिंह सर अपने लाइफ में किस तरीके से मेहनत किए हैं, आज़ादी देश को दिलाने के लिए उन्होंने अपना जान तक दे दिया है। लेकिन मैं अगर रियल लाइफ में बोलूँ सर, कहीं ना कहीं दूसरा उधम सिंह वो आप हैं सर। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको वीडियो में भी देखा सर, और कहीं ना कहीं जब भी मैं आपके साथ में समय बिताता हूं सर, जैसे अभी कुछ दिन पहले सर आपने बहुत ही अपना कीमती समय दिया था, तो मैंने उस समय आपके साथ में बिताया, तो मेरे को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आज जो उधम सिंह के बारे में बताए हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा उधम सिंह सर आप हैं। आप उन हर चीजों को पालन करते हैं सर, उन चीजों को फॉलो करते हैं जो चीजें कहीं ना कहीं उधम सिंह सर ने किया, और वही चीजें आज हम आपसे सीखें सर। और आज हम आपसे सीख रहे हैं सर, और जैसे भी आपने 5 गलती के बारे में बताया सर कि 5 गलती जो है आपका करके, मैंने सर अपने एलओएस में पोस्ट कर ही दिया है सर, और उन चीज़ों को आज से सुधारूंगा सर। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज जूम पैनल में बात करने के लिए मौका दिया, इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू महेश्वर साहू जी। और मैं सिर्फ उधम सिंह नहीं, आप सब और हम सब उधम सिंह बन सकते हैं। आप सब के अंदर उधम सिंह है, बस उसको जगाइए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए। अंकिता जी, आप है स्पॉटलाइट में, आप अपना अनुभव रख सकती हैं, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। और सभी आर्ट ऑफ बिहेवियर के सभी साथियों को मेरा प्रणाम है सर जी। सर आज की ट्रेनिंग में हम लोग सभी के मन में अब देशभक्ति का जागरूक किए सभी के मन में सर। ये मुझे बात बहुत क्लिक किया सर। उसके बाद आपने जो 5 कारण बताए किस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं सर, तो मैं 5 कारण लिख ली हूँ सर, और उसको थोड़ी देर में पोस्ट कर दूँगी सर। और जो क्या बोलते हैं, देशभक्ति के साथ-साथ डायमंड बनने की जो क्वालिटी है सर, वो बताए सर, उसको अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं सर, जो कि नहीं करती हूँ सर। और देखती हूँ, दूसरे को देखती रहती हूँ सर कि वो कर रहा है लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, और वो आगे बढ़ रहा है, किन कारणों से वो आगे बढ़ रहा है,
तो कारण पता चल गया सर कि वो सुबेरे उठता है, इंग्लिश सीखता है, सब कुछ करता है, जो कि वो करता है वो मैं नहीं करती हूँ सर, इसी कारण से मैं नहीं बन पा रही हूँ सर। लेकिन आज से मैंने ठान ली सर कि सुबेरे 5 बजे उठूँगी और इंग्लिश सीखूँगी सर और बुक पढ़ूँगी और मैं सीनियर ढूँढती रहती हूँ सर कि मेरे साथ ये सीनियर जाएगा, वो सीनियर जाएगा। एक्चुअल में सर वो लोग एक लिटरेचर पढ़े हैं इसीलिए अच्छे से फ़ॉलो कर पाते हैं सर और मैं लिटरेचर को ध्यान नहीं देती हूँ सर। मैं बोलती हूँ सर ये मेरे समझ में नहीं आता है, तो आज से मैं लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दूँगी सर और खुद की लिस्ट में फ़ॉलो अप करूँगी सर और टीम की लिस्ट में भी फ़ॉलो अप करूँगी सर और सीखूँगी सर। तो थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका 2 मिनट का मुझे बात रखने के लिए मौका दिया सर। मुझे बोलना नहीं आता सर लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली बोलूँ, तो डेली सीखूँगी और एक अच्छी लीडर बन सकूँ सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू अंकिता जी, आपने बहुत अच्छा अपना बात रखा कि 5 चीजें हैं, आपने कुछ-कुछ चीजें बताया। सबसे अच्छा बात आप सीनियर ढूँढती थी, आज सीनियर नहीं ढूँढ रही हैं। ऐसा सोच जी, आपके अंदर आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। ऑल द बेस्ट, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। श्वेता जी वर्मा जी सर। हमारे साथ है, तो अपनी बात रख सकते हैं मैम। हाँ, नमस्कार सर नमस्कार। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और सर आज का जो कमांडो ट्रेनिंग रहा वाकई में बहुत ही जबरदस्त रहा और जब पहले ही सॉन्ग सुनते हैं सर तो हमारे अंदर एक अलग से ही मतलब कमांडो जैसा हम अपने आप को फीलिंग करने लग जाते हैं। और आज जब मैं 2-3 मतलब सॉन्ग सुन रही थी सर, तो वाक़ई में मेरे को जो मैं सोचती थी पहले मतलब हम लोग स्टोरी सुनते थे सर मतलब किसी भी फौजी भाई का या फिर आर्मी में किसी भी का, तो लगता था कि हम भी देश के लिए कुछ करें। लेकिन वाक़ई में सर जब शिफ्ट ऑफ सिस्टम मिला और आपके जैसे महान मिला, तो आज रियलाइज़ हो रहा है कि हम भी उन लोगों से कम नहीं हैं। और सर यहाँ पे आज आपने जो ट्रेनिंग बताया उसमें से मेरे एक चीज़ समझ आया सर, जो मैं आपको बताना चाहूँगी सर कि यहाँ पे मैंने बिज़नेस को शुरुआत की थी सर, तो शुरुआत में तो हर एक किसी को बिज़नेस उतना मतलब समझ लेकिन वाक़ई में कोई मार्गदर्शक गुरु मिलता है आपके जैसे, तो बिज़नेस को करना और उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे सर इस बिज़नेस को अगर हम सीखते हैं और लगातार उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं काम के लिए, उसको लगातार करते हैं तो 100% हमको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और आज जिस तरह सर उधम सिंह सर का आपने मतलब स्टोरी बताया सर, वाक़ई हम लोग उसको पढ़े तो हैं लेकिन भूल जाते हैं सर। लेकिन आज आपके माध्यम से हम उसको सुनते हैं और इतने सारे लोगों का स्टोरी सुन रहे हैं सर, तो आज रियलाइज़ हो रहा है कि जो हमारा किताबी ज्ञान था, उसको तो हमने पढ़ के भूल गया बस पास में नंबर पा लिया, लेकिन आज आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं सर, तो हम उसको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। और आज सर जब भी मैं बिज़नेस को शुरुआत की थी सर, तो वाक़ई में मैं क्या थी उसको नहीं जानती, लेकिन आज जब भी मैं आपको सुनती हूँ और जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, जब भी आपका मैं स्टोरी को सुनती सर, वाक़ई में मेरे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। और आप मेरे मतलब कहा जाए सर जैसा तो रोल मॉडल है। मैं भी अपने आप को मतलब सोचती हूँ सर कि जिस तरह आज आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को मतलब प्रेरणा दे रहे हैं और बहुत सारे हज़ारों लोग तो आज कहा है सर कि लोगों का जान बच रहा है। जिस तरह रोड एक्सीडेंट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर, मैं कल का न्यूज़ देख रही थी, जिसमें मतलब बैंक में मतलब डकैती कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में मर गए लोग, मतलब ऐसे-ऐसे मतलब देखती हूँ सर तो मेरे को लगता है कि जो आज जानकारी दे रहे हैं वो हम लोगों तक सीमित न रहे, जल्दी-जल्दी लोगों तक पहुँचे और कई लोगों का जान आप बचा रहे हैं सर। वाक़ई में अगर हम 4 लोगों की ज़िंदगी बचा देते हैं, तो बहुत बड़ा हम मतलब कहा जाता है मारने वाले से बड़ा मतलब बचाने वाला रहता है। और आज आपका चाहे लो को हेल्थ से लेकर रहे सर, चाहे रोड एक्सीडेंट को लेकर रहे, चाहे घरेलू हिंसा को लेकर, हर चीज़ में आप लोगों की मदद कर रहे हैं सर। ये बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब कहा जाए तो हम आप बहुत ज़्यादा मतलब भाग्यशाली है सर कि आपके गाइडलाइन में हम आके काम कर रहे हैं। और हम बिल्कुल चाहेंगे सर कि जिस तरह आज पहले बताया सर आपके भारत में मतलब गुरुकुल हुआ करता था, तो एक व्यक्ति जैसे मतलब ज्ञान प्राप्त करता था, तो वो कई हज़ार लोगों को ज्ञान देता था। उसी तरह सर आज आपने मतलब अकेले ज्ञान लिया, लेकिन आज आप कई हज़ार लोगों का रोल मॉडल बन रहे हैं सर। और हम बिल्कुल चाहेंगे सर कि आप के टीम में हम हैं, बिल्कुल हम आपके जैसे मतलब अपने आप को रोल मॉडल प्रस्तुत करें और आपके जैसे हम बन के दिखाएँ सर। और बिल्कुल ये हमारा प्रण है सर कि हम आपके जैसे बन के दिखाएँगे और लोगों को और हमारे देश का पूरा एक मिल के हम लोगों की मदद करेंगे सर। तो धन्यवाद सर मेरे पास बोलने का मौका दिए और बिल्कुल मैं इस चीज़ों को पूरा करूँगी सर। थैंक यू सर। अनम्यूट नहीं हो पाया सर आपका।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा बात रखा कि जो हमारे देश में समस्या है उसको खत्म करना है। और गुरुकुल की प्रथा थी, एक शिष्य गुरुकुल से निकलता था, कई हजार लोग को शिक्षित करता था। तो मेरा उद्देश्य भी है, मैं पूरे भारत में नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप लोग सीख के, आप लोग ट्रेन हो कि इसको मुहिम बना लेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। एक एक दिन में आप सभी एक एक व्यक्ति सैकड़ों जान बचा सकते, इतनी बड़ी ताकत है। तो धन्यवाद आपका इतना अच्छा अनुभव रखने के लिए। आगे हमारे साथ अनिल गुप्ता सर हैं। गुप्ता जी, आप बिल्कुल अपनी बात रखिए। वेलकम। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, इतना शानदार, जबरदस्त, जानदार तरीके से सर आपने आज का जो कमांडो सेशन का ट्रेनिंग रखे सर। सर आज जो आपने बताया सर भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया है, जो हम लोगों को सर बुक में पढ़े हैं और दिमाग में ही डाला गया है सर। सर बहुत अच्छा लगा मेरे को सर कि जो हम लोग ना सच्चाई कभी जीवन में बोल नहीं पाते हैं, ईमानदारी और सच्चाई। सर आपने जैसे जब बताया कि भारत का मतलब भारत ने पूरे विश्व का खोज किया है और हम लोगों को गलत तरीके से गुमराह किया जाता है सर। यहाँ तक कि सच्चाई बोलने के लिए किसी के अंदर दम नहीं है सर, जो कि आपके अंदर हम लोगों को देख के, प्रेरणा देख के, सुन के सर, जो पर्दे के पीछे जो बोलते हैं, पर्दे के पीछे का संघर्ष, सच्चाई बोलने के लिए ईमानदारी से सर लगातार मेहनत करने के लिए, लगता है कि सर देश के लिए सच्चा देशभक्त हो, अपने लिए कुछ कर जाए और लोगों के लिए कुछ भला कर जाए सर। आप जो बोलते हैं कि सर अगर ये करना है, सफलता पाना है, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, 21 दिन लगातार और 90 दिन तक उसको लगातार और लगातार और लगातार करते रहना है सर। लगता है कि बस देशभक्ति का सेवा हम मतलब बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप जैसे बताया सर कि उधम सिंह के बारे में, आप सच्चा उधम सिंह है सर, जो सच्चाई ईमानदारी के लिए अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए सर। आपके लिए एक बार दिल से सर सैल्यूट करने के लिए दिल करता है सर। नमस्कार सर, धन्यवाद। तौर पे तो अच्छा है, ये सारी चीजें आप लोग सीख रहे हैं और यही जिंदगी की रियल एजुकेशन है। तो थैंक यू, आप 6 लोग का जो पैनल में अपनी बात रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अब हम वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो सभी लोग रेडी हो जाइए। और अगर मेरी बात गांधी जी आपके पास जा रही होगी ना, तो मैं आपको पोस्ट में म्यूट करेंगे प्लीज। यस सर, आपको बना देता हूँ, ठीक है? यस सर, यस सर। स्पॉटलाइट में लीजिए और मैं सॉन्ग चलाता हूँ, सब लोग रेडी हो जाइए, फिर हम लोग वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। घूमने जा रहे हो? माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उन